और मैंने कहा कि मैं आपका ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अगर लगेगा कि भाई चांसेस है आदमी के ज़िंदा रहने के तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर जो आपको ठीक लगे। एनसीसी के अंदर राइफल ड्रिल करती थी ना जी। और जब चलती थी तो लड़के पीछे से चिल्लाते थे, ओहो डेलिकेट डार्लिंग ये करेंगी राइफल ड्रिल। उन्हीं को जवाब दिया फिर मैंने, और उन्हीं को ऐसा जवाब दिया कि राजपथ पे मैंने लीड की, फिर उनके ऊपर पड़ी। 5 स्टार होटल में सारे शेफ मेल क्यों हैं? हाँ, अगर एक फीमेल का काम है तो आप किसी भी होटल में किसी भी ढाबे में चले जाइए, एक आदमी क्यों बना रहा है खाना, एक फीमेल क्यों नहीं बना रही? हाँ और सबसे बड़ी बात, दुर्गा के 9 रूप हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी मंदिर में सारे पुरुष माता जी को कपड़े क्यों पहनाते हैं? हाँ, पुजारी वही क्यों होते हैं? क्यों एक महिला नहीं? अच्छा, ध्यान में रखनी चाहिए। सोशल मीडिया का कितना योगदान होता है इन सब चीज़ों में? सोशल मीडिया देखिए, ये एक ऐसा वायरस है जो कभी एंटी वायरस भी बन जाता है, सब चीज़ों के लिए अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है। कहते हैं ना, हर अति की तो हर चीज़ बुरी है। आप ज़्यादा मीठा खा लोगे तो भी डायबिटीज़ तो हो ही जाएगी, ज़्यादा खाना खा लोगे पेट खराब हो जाएगा। तो वही सोशल मीडिया का हाल है। सोशल मीडिया आपको अप भी लेके जा रहा है और आपको डाउन भी कर रहा है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका बैठक विद अभिषेक में। धन्यवाद अभिषेक जी। मैम जैसे किसी की भी जर्नी की हम बात करते हैं शुरुआत में, आपकी जर्नी एक डिफरेंट लेवल पे रही है। मैं सारा सब कुछ अभी नहीं बताऊंगा एकदम से, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहा हूँ पॉडकास्ट की। अगर एक समाज सेवी के रूप में आपको देखा जाता है तो उसकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? एक्चुअली ये स्टार्टिंग तो अगर देखा जाए तो ये इनबिल्ट ही था ब्लड में। कहते हैं ना कि, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहिए पर क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय धर्म हमारा कहता है कि समाज सेवा सर्वोपरि है हमारे लिए। तो ये शुरू से ही था, मैं कुछ ना कुछ बचपन से ही करती थी। पर जब मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही हूँ 11 साल, तो उसी जर्नी के दौरान मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मतलब लोगों को कुछ करने के बाद ना मुझे बहुत अंदर से सुकून मिलता है अभिषेक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा कर लिया है। तो उसी चीज़ से करते 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 मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, ये लेफ़्ट किया था मैंने 2017 के अंदर जब एयरलाइंस, तब से मैंने शुरू किया। जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनी थी किसी एक फर्म की पहले, तो जब बनी तो वहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया और लोगों के साथ जुड़ना, महिलाओं की प्रॉब्लम सॉल्व करना, बच्चों के शोषण पर काम करना, पर्यावरण के लिए करना, मतलब समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती है वो करनी जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे एक सुकून मिलता था। जहाँ मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस में जब सोती थी ना तो मुझे नींद बहुत दिक्कत से आती थी, क्योंकि एंटी क्लॉक प्रॉब्लम होने लग गई थी। आप लंदन में ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो मतलब डिनर आपका इंडिया में होगा या कुछ लंच मलेशिया में होगा, इस तरीके की लाइफ थी। सुकून नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कुछ छूट रहा है मुझसे। पर जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की ना तो मतलब आप ये देखो कि अगर मुझे 2 घंटे की भी स्लीप आती थी ना काम करते वक्त समाज सेवा का, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ कुछ है जो मतलब अब मेरे को अंदर मिल गया, अब वो मुझे अंदर हील कर रहा है चीज़ों में, जिसको सुकून बोलते हैं। सुकून। और इसीलिए मैंने शुरू से, मेरे जीवन की एक टैगलाइन थी, सेवा ही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरी फाउंडेशन की भी टैगलाइन है और ये सत्यता है। किसी ने मुझसे पूछा कि मैम आपके फाउंडेशन का नाम तो आपने बना लिया, करनी कृपा फाउंडेशन, तो पर इसकी टैगलाइन क्या डालें? मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, सीधा बोला सेवा ही मेरे जीवन का आधार है, यही लगाओ। क्योंकि देखिए आप किसी की नकल करके कोई चीज़ करेंगे ना तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, पर जब आप एक्चुअल जो हो और उसी को सामने रखोगे और करोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि सही में लाइफ एक फिल्म नहीं, एक्चुअल लाइफ चल रही है। जैसे मैम आपने ब्लड की एक बात की, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि प्रेरणा की अगर बात की जाए तो वो आपको कहाँ से मिली? ये मेरे परिवार से ही मिली है मुझे। बचपन से हमें सिखाया जाता था, वो मेरी नानी सा हुक्म हो, मेरे फादर हुक्म हो, मेरी मम्मा हुक्म हो, तो मतलब इन सब लोगों को मैं देखती थी कि सभी लोग मतलब सेवा में। मेरे फादर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, मेरे मामू सा हुक्म रिटायर्ड जो है आर्मी में कर्नल से रिटायर हुए। और इन लोगों को जब मैंने देखा कि ये लोग यार निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, किसी के लिए मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, कि सत्यता ये है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो सीधा बोलूँगी, बट मैंने अपने घर में देखा कि मेरे घर में सब लोग एक अच्छे लेवल पे थे, बट अगर कोई आता था तो बिना लिए दिए सब लोगों ने मतलब जो काम करते थे और उसके बाद में जो सुकून मिलता था, मुझे लगता है कि वही सेवा है।
तो मैंने वहाँ से देखा, फिर मैंने अपने नानी सा हुक्म, अपनी दादी सा हुक्म, मेरी मम्मा, ये लोग जिस तरीके से लोगों की सेवा करती थी और जो चीज़ें मतलब मिलती थी ना उनको, और वो जब कन्वर्सेशन होता था शाम को बैठने, क्योंकि हम लोग एक ही टेबल पे डेली हमारा रूटीन था कि हम लोग एक ही साथ खाना खाएंगे, तो जब हम बैठते थे और जब मैं सबकी बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये तो मेरे जीन्स में भी है, मतलब ये चीज़ तो मैं भी बहुत अच्छी से करूँगी जब भविष्य में कुछ बनूंगी। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आती है अभिषेक, ये कहीं नहीं जाती। मैम बातें तो बहुत सी करनी है, आपको ले चलते हैं 2008 में जब आप मिस राजस्थान बनी। तो उसमें मिस राजस्थान के बाद मैम आपके लिए कई दरवाजे खुले थे जिसमें आप बॉलीवुड भी ट्राई कर सकती थी। आप एयर हॉस्टेस बनी, उसके बाद मैम एकदम से टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। तो उस 2008 के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जब आप पहली बार मिस राजस्थान बनी थी। मैं जब मिस राजस्थान बनी थी उस समय मैं आपको बताती हूँ, उस दिन मैंने MA भी टॉप किया था साइकोलॉजी में। तो मेरा जो 2nd नंबर का एक ब्रदर है मेरा भूपेंद्र, वो गया मेरे MA टॉप का अवार्ड लेने के लिए, और मैं मिस राजस्थान बनी थी, वो अवार्ड मैं ले रही थी जी। तो जब वो चीज़ें स्टार्ट हुई, आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, अभी भी मेरे को ऑफर्स आए हैं जी, मतलब टॉलीवुड से, साउथ इंडिया से, कि भाई IPS लेडी का एक कैरेक्टर है और वो आपको करना है। तो ऑफर है, देखिए फिल्में करने में बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, पर मुझे लगता है कि चीज़ वो करनी चाहिए जिससे समाज को और मतलब आपके परिवार को कुछ सीख मिल रही हो, कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो, कुछ मार्गदर्शन मिल रहा हो, समझ रहे हैं आप। तो वो उस समय मेरे को बहुत ऑफर थे। मिस राजस्थान बनते ही तो मतलब आप देखिए ग्लैमर की दुनिया में पहला कदम, हाँ मैम, मतलब कहाँ से ऑफर नहीं आया। मैंने मनीष मल्होत्रा के कई एज ए शो स्टॉपर मॉडल शूट किए हैं, एथनिक किए हैं, और पर मैंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। जब मैं मिस राजस्थान भी बनी थी तो वहाँ पे सबको बोला गया कि भाई 1 पीस पहनेंगे आप। तो मैंने उनके सामने ये बात कह दी थी कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज माई कल्चर इज़ राजस्थानी, तो मैं अपनी राजपूती पोशाक पहनूंगी। अगर आप इस चीज़ में एग्री करते हो तो मैं आखिरी राउंड तक आपके साथ हूँ, वरना मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं मिस राजस्थान हूँ, मिस राजस्थान का मतलब ये थोड़ी है मैं वेस्टर्न आउटफिट्स को प्रमोट कर रही हूँ, पर एक्चुअल कल्चर क्या है वो तो दिखाऊँ, मैं अपनी भाषा में बोल के दिखाऊँ, अपने पहनावे से दिखाऊँ कि मेरा राजस्थान है क्या, मेरी मिट्टी है क्या, उसकी सुगंध कैसी है। तो जब मैंने किया तो जजेस को वो चीज़ उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो मेरा शुरू से टारगेट यही रहा अभिषेक कि मैं अपनी जड़ों पे काम करूं। वो करते हुए जब मैं निकल रही थी तो बॉलीवुड से बहुत ऑफ़र आए। मेरे फादर साहब ने कहा कि इट्स योर डिसीजन, ठीक है, हम तुम्हारी फ्रीडम को नहीं रोकेंगे। मैं थैंक्स टू माय फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरे पापा, मेरी मम्मा और सबसे ज़्यादा मेरी नानी सा हुक्म और मेरे मामू सा हुक्म, जिन्होंने मुझे मतलब इस चीज़ में इतना ज़्यादा किया कि आज मैं यहाँ हूँ। तो जब उन्होंने बोला कि भाई आपका डिसीजन है, आपको फिल्मों में जाना है, आप जा सकते हो, बट आपको क्या करना है आप ये डिसाइड कर लेना, आपके ऊपर ही डिपेंड। जी, पर अगर मैंने आप स्वतंत्रता पे भी थोड़ी देर पहले एक चैनल में बात हो रही थी तो मैंने उनको बोला, तो इसी पे मैं एक बात बताना चाहूँगी। अगर मेरे परिवार ने मुझे स्वतंत्रता दी है तो मेरे लिए क्या है, मेरे पिता की प्रेस्टीज, ये 2 कंधे हैं। अगर ये कंधा एक भी झुक गया तो मेरे पिता ने, मेरे परिवार ने जो मान सम्मान कमाया है वो तो चला जाएगा ना। तो मैंने उस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा यार फिल्में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ग्लैमर है ये। तो मैंने मैच्योरिटी से डिसीजन लिया, मैंने डिस्कस किया मेरे फादर साहब से। मेरे फादर मेरे साथ फ्रेंड की तरह ही रहे हैं हमेशा, मतलब एक कहते हैं ना बेटी और बाप के बीच में एक अच्छा कनेक्शन होता है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बेटा आपका डिसीजन है, करना है तो आप करो, बट मैंने मना कर दिया। मैं फिर गई NCC में। अगर आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी पूरी, मैं स्टडी करे बैठे हैं तो। थैंक यू अभिषेक। NCC C सर्टिफिकेट से एक ग्रेडिंग में सीनियर अंडर ऑफिसर थी। मैंने RDC परेड को दिल्ली के अंदर लीड किया था। मैम NCC से जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लाऊंगा, कॉलेज लाइफ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ कि आपके बारे में राजस्थान में देखिए बहुत लोग जानते हैं जी। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के लोग तो जाने, प्लस पूरा भारत जाने आपके बारे में। तो मैं कॉलेज के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बताया कि MA किया आपने, उससे पहले मैम कॉलेज लाइफ कैसी थी, क्या था? कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ तो सबकी बहुत वंडरफुल होती है, कहते हैं ना कि अच्छा मैम, कभी कॉलेज लाइफ में ऐसा लगा कि
मतलब कभी पढ़ाई करते समय ये था कि मैं मिस राजस्थान बनूंगी, या उसके बाद मेरे को करना क्या है, कभी प्लानिंग करके चले आप? ये थोड़ी सी एक मजाक की बात है, मैं बोलना चाहूँगी, लोग बोलेंगे कैसी मजाक करती है, बट मैं जब छोटी सी थी ना तब से मतलब मेरे नानी साहब, मेरे मम्मा शुरू से मेरे को अप्रिशिएट करते थे फॉर माई ब्यूटी, है ना। मेरी नानी साहब तो मुझे हमेशा बोलती थी पद्मिनी, क्योंकि हमारे राजस्थान की रानी पद्मिनी रही है, उनकी सुंदरता और उनका तो कोई जोड़ नहीं है, पर उनसे कंपैरिजन होता था मेरा, तो बोले कि मेरा नाम घर में पिंकी है जी। तो बोलते थे हमारे पिंकू भाई साहब पद्मिनी। तो मतलब जो बचपन से आपको दिया जाता है ना कि ग्रेसफुल, कि हाँ सब कहीं पे भी जाओ तो सब तारीफ ही करते थे ब्यूटी की, हाँ ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जब मेरे फादर साहब पुलिस अधिकारी थे, फ़ोन लगे रहते थे, कोई फ़ोन करता था, मजाक की बात बताना चाहूँगी मैं, फ़ोन करता था, बोले कि और बेटा कैसे हो? अंकल मैं बहुत सुंदर हूँ। तो सब हंसते थे, तो बोले हाड़ा साहब आपकी बेटी जोरदार है, फ़ोन उठाते ही बोलती है, लोग बोलते हैं कैसे हो, बोले ये बोल रही है मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो बचपन से ही ऑटोमेटिकली जाने कैसे आई मुझे पता नहीं, और मैंने कभी नहीं सोचा था, हाँ ये ज़रूर सोचा था मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जिससे मेरा एक बोलना चाहूँगी अभिषेक, एक बचपन से मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मेरे फादर साहब को, मेरे परिवार को मेरे नाम से दुनिया जाने, क्योंकि अभी लोग कहते हैं हाड़ा साहब की बेटी है, हाड़ा साहब की बेटी है, और एक समय आना चाहिए जब बोले करिश्मा हाड़ा के फादर हैं। वो आया, सम्मान की बात होती है, वो समय आया जिस दिन मैं मिस राजस्थान बनी। मेरे फादर साहब वॉक के लिए गए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए, और अखबार सबसे पहले उन्होंने, उस दिन ऐसा हो कि पापा ने अखबार नहीं पढ़ा और सीधा वॉक के लिए चले गए। वहाँ जाते ही सब बोले अरे करिश्मा हाड़ा के फादर आ रहे हैं, जो मिस राजस्थान बनी है ना उनके फादर हैं। और फादर साहब तो वॉक करना तो भूल गए, तुरंत घर आए एंड ही वाज लाइक ओवरवेल्म्ड। वो आंखों में आंसू थे, उन्होंने आते ही मुझे बोला कि बेटा, तो और फिर मैं भी इमोशनल हो गई थी उस समय। तो वो चीज़ें मतलब थी, और ये था कि मैं कुछ अच्छा करूँगी, कुछ अचीव करूँगी, ये मैंने कमिट भी किया था अपने पापा को। और कॉलेज लाइफ के अंदर मैं कस्तूरी रही, ब्यूटी पेजेंट्स मैंने बहुत जीते, डांस पेजेंट्स मैंने बहुत जीते, मैं मल्टीटास्किंग रही हूँ, एनसीसी भी की, बास्केटबॉल स्टेट प्लेयर, नेशनल प्लेयर रही हूँ मैं, स्टेट भी खेला, नेशनल भी खेला। तो मतलब मुझे ये था कि कुछ चीज़ मुझसे छूटनी नहीं चाहिए अभिषेक। अगर आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी तो मैंने शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा है। मतलब मैं कहीं पहले एरोस्ट्रेस थी, तो एयरलाइंस में इंटरव्यू देने के लिए जाती थी, तो लोग बोलते थे कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर साइकोलॉजी यार, तुम अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन सकती हो, तुम यहाँ क्यों हो? तो मैंने कहा कि मेरे को मेरी ज़िंदगी में काश शब्द नहीं चाहिए। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो ना, तो मतलब ये लगे कि काश मैंने ये कर लिया होता, वो नहीं। तो मुझे वो सब करके जाना है जो मतलब जो अच्छा है, मर्यादित है। तो जो आपने पूछा स्कूल लाइफ में मैंने बहुत अवार्ड्स जीते, उसमें भी स्काउट गाइड में थी मैं, बास्केटबॉल प्लेयर रही, सारे कंपटीशन जीतती थी। पापा मम्मी और सब परिवार वाले बहुत अप्रिशिएट करते थे सबको, जा के हो मेरी बेटी जीती है, मेरी बेटी ये है, तो बड़ा अच्छा लगता था। वो चीज़ मेरे को बूस्ट करती थी, नहीं यार अच्छा घर वालों ने तारीफ़ की और अच्छा करना है, अच्छा घर वालों ने तारीफ़ की और अच्छा करना है। तो ये चीज़ कॉलेज में तब तक मैं आई, तो कॉलेज में तो फिर और ही औरा था। कॉलेज में फिर एनसीसी ज्वाइन हो गई, कॉलेज में ब्यूटी पेजेंट जीते, मिस फ्रेशर में रही, मिस कस्तूरी रही। अब वहाँ से फिर पहले परिवार वाले आए, फिर दोस्त आए, फिर समाज वाले आए, तो सब बोले कि यार तुम बहुत सुंदर हो, तुम वाई डोंट यू ट्राई टू इन फिल्म्स, आप मिस राजस्थान करो, मिस इंडिया करो, आप कर सकती हो। तो मुझे लगता था कि हाँ यार करने में कोई बुराई नहीं है, पर एक सर्टेन एक अच्छे लेवल पे करना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैं मिस राजस्थान गई। तो मतलब आप जो पूछ रहे हो तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बस ये अच्छा मैम, गो विद द फ्लो। दो चीजें आप बैलेंस करने की बात होती है कि आप एक तरफ एनसीसी कर रहे थे, एक तरफ मैम ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपके लगातार चल रहे थे, मैम दोनों चीजों को बैलेंस कैसे कर रहे हैं? आप पूछो मत, इसके लिए तो एक बात बताती हूँ। जब मैं एनसीसी के अंदर राइफल ड्रिल करती थी ना जी, और जब चलती थी तो लड़के पीछे से चिल्लाते थे, ओहो डेलिकेट डार्लिंग ये करेंगी राइफल ड्रिल। तो मैं बहुत रोई उस दिन घर आके। फिर मैंने मेरे मामू साहब को फ़ोन किया, मेरी नानी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा को तो बताया। पापा बोले इसमें घबराने की क्या बात है, ऐसे तो बहुत आएंगे,
पर इससे अपना कॉन्फिडेंस थोड़ी तोड़ना चाहिए। इसके लिए सॉल्यूशन निकाला मेरे मामूसा ने कि बेटा मैं एक काम करता हूँ, तेरे लिए अलग से ट्रेनर करवाता हूँ, तुम करो। तो आप ये सोचो कि मेरा जो राइट हैंड है ना, वो जब मेरी मम्मी रात को मालिश करती थी ना, वो रोती थी कि इतनी, आप ये देखो कि मेरी स्किन सच में ऐसी है कि एक कट लगे तो ब्लड आ जाए। उस समय राइफल उठाती थी ना, कुछ नहीं महसूस होता था, लगता था कि पावर है कुछ। बगल शस्त्र सलामे शस्त्र जब बोलती थी ना, तो लगता था कि हाँ यार कुछ कर जाऊंगी मैं। और तो उन्हीं को जवाब दिया फिर मैंने, और उन्हीं को ऐसा जवाब दिया कि राजपथ पे मैंने लीड की। फिर उनके ऊपर परेड, 100 लड़कों के ऊपर कमांड एक फीमेल कर दे, कम बात है, बहुत बड़ी बात थी। तो वो किया मैंने। तो वो चीज ये करके फिर वहां जाना, आप ये देखो। अच्छा मैम, आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो, मेरे को लड़ाई से कड़ाई तक के सारे काम आते हैं। वो तो मैम हर महिला को आने चाहिए, जिस हिसाब से मैम युग परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से आने चाहिए जी। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ कि एनसीसी में जाने का फैसला आपका था या घर में लगभग आर्मी या पुलिस वाले होने थे तो आपने एक गाइडेंस बोली? नहीं, मैंने क्या है, सबको घर में डिफेंस में यूनिफॉर्म में ही देखा है, तो आई लव यूनिफॉर्म, क्योंकि सबका टारगेट एक है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, और फीमेल एक देश के लिए कुछ करे तो उसमें एक अलग ही जज्बा है। अभी रिसेंटली मैं वाघा बॉर्डर पे जाके आई हूँ, वाघा बॉर्डर पे फीमेल्स परेड कर रही हैं। आप ये देखो, आप गेट के ऊपर आप देखो, आप ऐसे कहते हैं ना, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस बूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार, उस समय मुझे भी लगता था कि नहीं यार, ये लोग यूनिफॉर्म, मतलब आप ये देखो कि जब मुझे एनसीसी से यूनिफॉर्म मिली ना, वो मैं नहीं पहनती थी, अलग से सैनिक स्टोर से यूनिफॉर्म खरीदती थी, सिलवाती थी, जूते नए लेती थी, फिर फील लेती थी, हाँ कैप्टन का रश्मा आड़ा, फिर मेजर बनूंगी, फिर कर्नल बनूंगी और ब्रिगेडियर से रिटायर होंगी। ये मतलब अपने अंदर ऑरा लाई थी, पर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। जब एसएसबी का मेरा कॉल लेटर आया तो उसके 20 दिन पहले मुझे भयंकर टाइफाइड हो गया था, तो जॉइंट्स पेन होते थे। अब लॉन्ग जंप और हाई जंप कैसे करूंगी मैं? तो मैं बहुत रोई और बहुत परेशान हुई। तो उस समय मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, जिसमें मेरे नानी सा हुक्म, मामू सा हुक्म, फादर साहब, सभी का बहुत वो रहा। तो मेरे नानी सा और मामू सा ने एक चीज़ बोली कि एक ही चीज़ थोड़ी है लाइफ में यार, कि जो आप कर सकते हो कुछ और। तो बोले कि तेरे अंदर एक कला है, मामू साहब बोले मेरे। मैंने कहा क्या, आप फरमाएं। तो बोले कि तू बॉलीवुड में जा, तू एयर होस्टेस बन जा, तो सुंदर है। मैंने कहा ठीक है हुक्म, ये कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे वो चीज़ ट्राई की। तो जब मैं गई और यूनिफॉर्म में चीज़ें सोचती थी, तो एक यूनिफॉर्म नहीं मिली तो क्या, वो दूसरी तो मिल गई। ठीक है, उसमें भी देश सेवा है। आज 300 400 या 250 पैसेंजर का जो एयरक्राफ्ट होता है, उसमें इतने लोगों को लेके जाना, उनकी टेक केयर करना और रक्षा करना भी हमारा काम है। एयर होस्टेस के सफ़र में मैम, मैं आपकी जो प्रोफाइल देख रहा था, आपके बारे में जो स्टडी कर रहा था, उसमें एक चीज़ और पता चली मेरे को, इमरजेंसी लैंडिंग। हाँ, बहुत गजब थी वो आपके साथ कहाँ टच करती है, क्या है? भयंकर। वो तो केस ऐसा था कि एक पैसेंजर था जिसको अनईजी लग रहा था उनको काफ़ी देर से, उनके एक्सप्रेशंस मैं देख रही थी। एक साइकोलॉजिस्ट यहाँ काम आता है। जब मुझसे इंटरव्यू में पूछा जाता था ना कि आप क्यों इस फील्ड में हो, तो मैं कहती थी कि अगर मैंने MA टॉप किया है साइकोलॉजी में, तो हो सकता है कि ये चीज़ मेरे को लोगों को समझने के लिए आगे काम आएगी। तो उस समय ये था कि मैं देख रही थी उनको अनईजीनेस हो रही है और वो कुछ बता नहीं रहे हैं। स्वेटिंग होना एसी के अंदर, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो मैंने नोट कर लिया था। मैंने उनसे 2 बार पूछा भी, सर आर यू कंफर्टेबल? उनका हाँ बेटा, आई एम ओके। बट जब उड़ान भर ली, कुछ समय बाद गए तो उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तो मैंने फिर जो मेरे साथ वाले क्रू थे उन लोगों को बोला, मैंने कहा इनको लेटाना पड़ेगा, और हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे प्रेशर देना है, कितने बार प्रेशर देना है, किस पॉइंट पे देना है। तो पैरामाउंट सर्टिफिकेट होता है ये, तो वो सर्टिफाइड होना ज़रूरी है आपको फर्स्ट एड के लिए। तो वो जब किया, उनको लेटा दिया, कर दिया। अब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। कहाँ से कहाँ तक की मैम वो फ्लाइट थी? वो फ्लाइट हम लोग जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर ही जा रहे थे, पर लाहौर लैंडिंग थी। मैंने ये बात इसलिए पूछी ना मैम, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ तक वो फ्लाइट आपकी वही थी। तो मैम वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कैसे? नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब ऐसा हुआ तो कैप्टन ने वहाँ पे बोला कि भाई एक पैसेंजर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो हम इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहेंगे लाहौर के अंदर। तो वहाँ पे उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई जगह ही नहीं है। अब वो
रीजन है, देखिए आपसी सिक्योरिटी रीजन भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी अलग कुछ भी है। कह सकते हैं कि भाई आपसी झगड़ों की वजह से कुछ भी किया जा सकता है। तो नहीं सुन रहे थे, नई चीजें हो रही थी। तो हमारे कैप्टन थे वो फॉरेनर थे, ठीक है। तो अब फॉरेनर्स को जितना सेंसिटिव वो आदमी होता है उतना ही बोल सकता है। तो फिर मैंने फॉरेनर उसको कैप्टन को बोला कि कैन आई से समथिंग, मैं बात कर सकती हूँ इनसे। तो कैप्टन बोला भाई मेरी तो नहीं सुन रहा, तेरी सुन ले, तू ट्राई कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया चाहे नागरिक आपके देश का हो चाहे मेरे देश का हो, हम भाई बहन हैं, ठीक है। बंटवारा हमारा हुआ है पर एक समय तो साथ थे हम लोग। तो उस चीज़ को ही मान लो आप, एक ह्यूमैनिटी को मानवता के नाते आप कर लो। और मैंने कहा कि मैं आपका ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अगर लगेगा कि भाई चांसेस है आदमी के ज़िंदा रहने के तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर जो आपको ठीक लगे। पर थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये समझ लीजिए आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो क्या पता उनको मेरी बातों का टच हुआ, उन्होंने कहा ठीक है लेके आओ आप। बोले इस तरीके से कैप्टन बोलता मैं ज़रूर करता, पर ये बोला नहीं, अकड़ के बोला। मैंने कहा भैया इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप करवाइए। तो वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग हुई, वो पैसेंजर को बचाया गया क्योंकि वो प्रेशर वैशर मैं सब दे चुकी थी, टैबलेट मुंह में रख चुकी थी, उनका वाटर रिटेंशन रिलीज हो चुका था। फिर वो आए वहाँ पे डॉक्टर्स, उन्होंने उनको सेटल डाउन किया, नॉर्मल किया। साइलेंट हार्ट अटैक था उनको। ओके। तो वो सब चीज़ें की। फिर वहाँ से उन लोगों ने, एयरपोर्ट वालों ने मेरे को एक अप्रिशिएशन लेटर दिया वहाँ से कि आप जैसी जो लेडी है वो डिज़र्व करती है एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए, जो आपने किया। तो हम अपने पाकिस्तान की तरफ से आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस तरीके से, मतलब अच्छा जेस्चर था उन लोगों का मेरे लिए। तो वो आज भी लेटर मैंने रख रखा है। नहीं सही है मैम, पाकिस्तान से जो मिले ले आना चाहिए। मैम आपकी जर्नी की तो हम बात कर लिए, बहुत सारी बातें हो गई। अब मैम राजस्थान लेके चलते हैं, जो आपकी कर्म भूमि, जन्मभूमि सब कुछ है। अगर मैम आपसे कहा जाए कि आपको राजस्थान को दिखाना है किसी सेकंड आदमी को, तो आप अपनी नज़रों में क्या व्यक्त करती हैं? अगर मैं किसी दूसरे आदमी को राजस्थान को दिखाना चाहूँगी तो मैं खुद अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करूँगी कि वो मुझ में राजस्थान देखते हैं। ठीक है, मैं कहीं जाती हूँ और राजपूती पोशाक पहन के जी। और जब अपने राजस्थानी लैंग्वेज में बात करती हूँ तो वही तो मेरा राजस्थान है जो मेरे ब्लड में है, जो आपकी पूरी प्रोफाइल में भी मैम जी दिखता है। जी जी, वो अब मेरे ऑरा के अंदर आ गया है। वो कहते हैं ना, कई लोग मुझे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि आप तो मतलब रानी लगती हो, आप कुछ भी पहन लो आप रानी लगती हो, मतलब आपके अंदर वो है, वो इनबिल्ट। तो वो आ गया है, पता नहीं कैसे आया है। पर अगर किसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है जी। राजस्थान को, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो और मैं पोशाक पहन के बैठी हूँ और मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी खमा गणी, जय माता जी की, आपने घणे बहान आभार, क्या आप अटे पधारिया। तो भाई पहला जेस्चर तो मेरा यही हो गया। और फिर मैं आपको इनवाइट करूँगी मेरी राजस्थान को देखने के लिए। आप पधारो, आप देखो कि कैसा हमारा राजस्थान है, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से लेके महाराणा प्रताप से लेके और रानी पद्मिनी से लेके, मतलब कर्म, धर्म और स्वाभिमान जो एक फीमेल का होता है, वो सब मिलेगा आपके अंदर और वो हमारे खून में है, वो दिखेगा आपको, दिखता भी है मैम। जैसे इतिहास में मैम अगर जाते हैं, इतिहास भी माने या आज के भी युग को मत देखते हुए चलते हैं, तो राजस्थान की महिलाओं में मैम एक अलग स्पार्क दिखता है। जैसे आप बात करती हैं ना, शस्त्र, शास्त्र और शक्ति दोनों की बात करती हैं, ठीक है, तीनों की बात करती हैं, तो वो तीनों चीजें देखने को मिलती है मैम। तो क्या मैम ऐसा अलग होता है राजस्थान की धरती में या राजस्थान की मिट्टी में, ऐसा क्या जादू है मैम कि जो ये महिलाओं को एकदम अलग ही दिखाता है? एक्चुअली ये कहते हैं ना कि जैसे आपके उत्तर प्रदेश की धरती है तो आप लोगों के कंठ में राम बसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो स्पार्क आप कैसे दिखाओगे मैम? वो तो हम लोग दिखता है। हाँ बस वो आपकी आवाज में जब आप जय श्री राम बोलते हो ना जी, तो गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ कोई बोला है जय श्री राम। वैसे ही राजस्थान की जो धरती है ना, उसकी वो वीरों की धरती है, एक रजपुताई की धरती है। तो वो अपने आप में बोलती है, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप निकलता है। अब जैसे मैं बात करती हूँ आपसे, आप कई फीमेल से मिलते हो, उनकी इंटरव्यूज़ लेते हो, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो मैं आप ही से पूछती हूँ आपको क्या अलग लग रहा है? मैम वो दिख रहा है, पूरा राजस्थान नज़र आ रहा है।
पूरा राजस्थान नजर आ रहा है मैम। देखिए सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं प्रेजेंट करती है किसी भी स्टेट, पूरा ऑरा होता है। ऑरा एक होता है, वो आंख में एक तेज दिखना, फेस की एक चमक होना, बातचीत का एक ढंग। वो तो मैम भाषा क्या होती है मैम, जब सामने वाला आपसे बात करेगा आप तब जज कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी को देखते हो ना तो मैम वो नजर ही आ जाता है बिल्कुल अभिषेक कि हाँ ये क्या है, क्या बंदा है, क्या पर्सनालिटी है। वो जैसे हमारे राजस्थान में कहावत है, मैं बोलना चाहूँगी, जब मैं मिस राजस्थान बनी थी तब ये कहावत मैंने बोली थी। हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि जननी जने तो ऐसो जन, जननी जने तो ऐसो जन, कै राणा के सूर, वरना रीजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। इसका मतलब ये हुआ है कि पैदा करना है ना तो ऐसा शूरवीर पैदा करो, जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, या फिर मतलब शूरवीरों की व्याख्या है, पर्टिकुलर एक वो नहीं है, या फिर स्वाभिमानी पद्मिनी पैदा करना है तो ऐसी वीरांगना, ऐसे शूरवीर पैदा करो, वरना पैदा ही मत करो। क्यों अपने नूर को खराब करते हो? फिर ये एक चीज़ है, वो एक स्पार्क है। तो जब वो आ ही गया है अंदर तो क्यों नहीं फिर उस चीज़ों को आगे लेके जाएं। तो ये है हमारा राजस्थान। हल्दी घाटी की मिट्टी वो राष्ट्रपति लेके गया अमेरिका का अपनी माँ के लिए कि भाई वो मिट्टी, उसकी मम्मी ने कहा कि मदर ने कि वो मिट्टी लेके आना जहाँ पे महाराणा प्रताप ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, और कहते हैं आज भी वो जो मिट्टी है उसमें वो लाल ही है और तेज है, मतलब उस मिट्टी का। तो वो मैं छूना चाहती हूँ, उसको स्पर्श करना चाहती हूँ। तो लोग आज भी, सिर्फ वो तो एक इकलौता एग्जाम्पल है, पूरे दुनिया में कई लोग आते हैं और हल्दी घाटी की मिट्टी उठा के और लेके जाते हैं। तो आप देखिए। और फिर मेन चीज़ क्या है कि मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ क्योंकि मैं खुद पृथ्वीराज चौहान की वंशज हूँ। तो कहते हैं ना कि जीन्स में आता है वो, आपके ब्लड में ऑटोमेटिकली आता है, तो वो आपको मतलब किसी से अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आज मैं अभिषेक आपको एक बात बताऊंगी कि मैं स्टाइल किसी की कॉपी नहीं करती हूँ। ट्रेंड चलता है ना कि आप ये पहन लो, आप वो पहन लो, मैं अपनी स्टाइल खुद ही क्रिएट करती हूँ। अब जब क्रिएट हो जाती है ना तो लोग मुझसे बोलते हैं कि ये आपने कैसे बनाया, तो कह रही हूँ ना वो ऑटोमेटिकली आता है। वो आपका पहनावा, आपकी रहन सहन, आपकी भाषा, आपका कल्चर, आपकी ऑरा से सब जाहिर कर देता है। तो वो बात है। पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, चलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं जी। मैम आपकी नज़र में रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मेरी नज़र में रिलेशनशिप का मतलब है लॉयल्टी, ट्रस्ट और पेशेंस। अगर ये तीन चीज़ नहीं है किसी भी रिश्ते में तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए आज के टाइम में इतने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, लोग इतनी ज़्यादा डिसलॉयल्टी कर रहे हैं, शादी का मतलब ही भूल गए हैं। और शादी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं अभिषेक क्या बताऊँ आपको। शादी जब प्रभु श्री राम की हुई, शिव शक्ति की शादी हुई, उसके बाद में कई लोगों की जो शादियाँ मंत्रोच्चारण होते हैं, आप देखिए देवता वर्षा करते हैं, वो आपको फील तो चाहिए। आज की शादियाँ मतलब भाई साहब पंडित जी 2 घंटे में शादी निपटा देना, तो फिर वो टिकेगी कहाँ से? आप अपनी संस्कृति 2 घंटे वाली ही होगी, वही मैं बोल रही हूँ। आप अपनी संस्कृति भूल गए, आप अपना कल्चर भूल गए, तो ये नहीं भूलना चाहिए ना आपको। तो रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों में ईमानदारी रखो ना, तो रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा। अगर पर उस रिश्ते में ईमानदारी नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है, तो फिर ये है कि एक आदमी करेगा कोशिश कि उसके ऊपर हावी हो जाऊं कि भाई उसको कैसे सुधारूं। आपको किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक उस इंसान के अंदर से नहीं आएगा कि मुझे ईमानदार होना है रिश्ते में, आप कुछ नहीं कर सकते। ईमानदारी देखिए किसी को घोट के पिलाने वाली चीज़ नहीं है। वो चीज़ तो ट्रस्ट जो है वो सिखाया नहीं जाता है, संस्कार किसी को सिखाए नहीं जाते हैं। ये चीज़ें क्या बचपन से आती है अभिषेक। कहा जाता है कि बचपन से जब आप अपनी बेटी को बोलते हो ना कि देख तेरे को पराये घर जाना है, दोनों घर संभाल लें, तो वैसा वर्षा है ना भाई। आप अपने बेटे को भी तो बोलो ये चीज़ कि भाई देखो आप पराई लड़की आएगी, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान करना है, नशे पते उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है। परिवार का जो संस्कार होता है ना अभिषेक, वो सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी के भी चरित्र के लिए। कहते हैं इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आपका चरित्र ठीक है तो आप ज़िंदगी में वो सब पाओगे जो आपको चाहिए। अब वही नहीं है तो उसमें फिर कहते हैं ना आजकल के, आप एक बात बताइए, 25 साल का बिगड़ा हुआ लड़का है, आप शादी करके भाई शादी कर दो सुधर जाएगा, ये कोई चीज़ है?
शादी कोई टैबलेट है कि सुधर जाएगा? ये क्या कह रही ये लड़की कोई टीचर है? पति सुधार केंद्र खोला है लड़की ने कि भाई पति सुधार केंद्र है, पति को सुधारना। हाँ भैया, बेटी आ जाएगी, सब ठीक कर देगी, सुधार देगी इसको। अरे भाई, माँ बाप 25 साल में नहीं सुधार पाए पैदा करने वाले, वो कल की आएगी क्या सुधार लेगी? इससे क्या होगा अभिषेक? आप 2 लोगों की लाइफ खराब करोगे अगर सही बात। क्योंकि देखो, ऐसे लोगों के साथ में फिर यही होता है, आप चीज़ें समझोगे नहीं, वो समझा नहीं पाएगी। या तो ये हो कि प्रॉपर, देखो किसी भी रिश्ते में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लोग बात ही नहीं करना चाहते, समझना ही नहीं चाहते हैं, समय ही नहीं है। समय ही नहीं है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है अभिषेक क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड है। ये मोबाइल चीज़ अच्छी भी है और बहुत ख़राब भी है। कोरोना में आप देखो ना, कितने डिवोर्स हुए लोगों के, चिट्ठे पन्ने सामने आ गए, जो नहीं था वो भी दिख गया। तो रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी को सिखाई नहीं जाती, ऑटोमेटिकली आती है कि नहीं? तो ये अगर चीज़ें नहीं होगी तो एक रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कि सही चलेगा, फिर वो दम तोड़ता ही है, क्योंकि एक इंसान कब तक करेगा? बिल्कुल सही मैम, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक ही करे जाए और सामने वाला उस चीज़ को समझे ही नहीं। फिर वो क्या करता है कि गलती तो करेगा पर उसमें सतर्कता लाएगा, चालाकी से गलती करेगा, फिर क्या हो जाएगा? आपको लगता है आप चीज़ सही कर रहे हो, अरे क्यों कर रहे हो आप ये सब? इससे बढ़िया आप लोग बैठ के, अब शादी हो गई है तो मुझे लगता है कि पहले तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि एक दूसरे के साथ निभाने की। कहीं प्रॉब्लम है तो बैठ के उसको रिजॉल्व करिए कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। बैठ के एक दूसरे की, यू शुड रिस्पेक्ट टू, मतलब आप अपनी दोनों की, एक दूसरे की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करिए ना, आपके साथ होने की, आपके अस्तित्व की रिस्पेक्ट करिए। और अगर किसी भी रिश्ते में अहंकार या ईगो ये सब चीज़ें आ जाएं तो फिर तो रिश्ते का ज़ीरो होना जायज़ है, क्योंकि आप ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप क्या कैसे सोच सकते हो कि जो कुछ सोचना ही नहीं चाहता है, कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो बेटर है कि दोनों लोग बैठ के इस चीज़ को वाइसा वर्सा समझें और इस चीज़ में समझदारी लाएं कि यार शादी एक आदमी 2 आदमी का नहीं है, पूरे परिवार का है। पूरे समाज में आपके सब चीज़ों को देखा जाता है, आपके फादर की भी रिस्पेक्ट है, उनके फादर की भी रिस्पेक्ट है, तो 2 परिवारों का नाम खराब होता है। तो आप ऐसी चीज़ें करो ही क्यों? और हो भी जाए गलती तो आप ऐसी चीज़ करो कि उस चीज़ को रियलाइज़ करो और दोबारा ना हो। ऐसी चीज़ें फिर से स्टार्टअप करनी चाहिए। और फिर भी बाई चांस नहीं हो तो फिर तो लास्ट डिसीजन सबको पता ही है क्या होना चाहिए वो सब। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस थोड़ा सा करना चाहूँगा कि कुछ लड़कियाँ मैम बोलती हैं कि शादी के बाद हम काम नहीं कर सकते, या काम करें कि घर संभालें या बच्चे संभालें, इस तरह से मैम बोलती हैं। तो उन चीज़ों को मैम बैलेंस कैसा किया जाए? जैसे आज देखिए क्या है कि वर्किंग वुमेन जो है उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, ये मैं मानती हूँ, पर उसके लिए सॉल्यूशन पता है क्या ये होता है कि जब आदमी और औरत दोनों लोग काम करते हैं, ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है कि एक मेल ही कमा के लाएगा और एक फीमेल को देगा। ठीक है, अब फीमेल आपके साथ काम कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो बच्चे भी पैदा कर रही है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका ऑफिस जल्दी हो तो हस्बैंड उठ के बच्चों को तैयार कर दे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यार। कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंटिंग दोनों की तरफ से होती है ना। जैसे आपने रिलेशनशिप के लिए बोला ना, तो पेरेंटिंग वाली चीज़ है, वो भी आपके पेरेंट्स से ही वो चीज़ें चलती आएगी। वैसी चीज़ इसमें भी है, पेरेंटिंग आपको हैंडल करनी पड़ेगी। प्लस इसके साथ में चीज़ें ऐसी हैं तो आप मेड्स रख लीजिए, मेड चीज़ें कर जाएं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे है घर में सर्वेंट वगैरह वो सब काम करते हैं, ठीक है, बट सब्जी मैं ही बनाऊँगी। मुझे मेरे हाथ की ही सब्जी पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी देर हूँ, मैं बाहर होती हूँ तो एक अलग चीज़ है, पर घर जाऊँगी तो रात को 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, अगर मुझे घर खाना है तो मैं ही छौंकूँगी सब्जी। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, और मेरे को लगता है सभी फीमेल्स कर ही रही है। और हो सकता है कि किसी पैसे के इशू की वजह से कोई फीमेल्स मेड्स अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वहाँ उनके हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को दोनों। जैसे मेरे कई फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं जिनके हस्बैंड झाड़ू पोछे भी लगा लेते हैं, उसमें शर्म की बात थोड़ी है, क्योंकि मान लीजिए नहीं
कर पा रहे हैं। एक गाड़ी के मैम 2 पहिए हैं ना, वो तो अगर एक भी पहिया पंचर हो गया तो फिर गाड़ी थोड़ी ना चलेगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये कहा गया है कि एक फीमेल ही सारी चीज़ें करती है। ये तो औरत का काम है, ये तो महिला का काम है, वही करेगी। तो ये क्यों नहीं 5 स्टार होटल में सारे शेफ मेल क्यों हैं? हाँ, अगर एक फीमेल का काम है तो आप किसी भी होटल में, किसी भी ढाबे में चले जाइए, एक आदमी क्यों बना रहा है खाना, एक फीमेल क्यों नहीं बना रही है? हाँ। और सबसे बड़ी बात, दुर्गा के 9 रूप हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, किसी भी मंदिर में सारे पुरुष माता जी को कपड़े क्यों पहनाते हैं? हाँ, पुजारी वही क्यों होते हैं? क्यों एक महिला नहीं है? आप सोचिए ना। भगवान ने भेदभाव नहीं किया। भगवान ने क्या कर रखा है, डिफेंस मिनिस्ट्री माँ काली के पास में, फाइनेंस मिनिस्ट्री माँ लक्ष्मी के पास में, एजुकेशन मिनिस्ट्री माँ सरस्वती के हाथ में। भगवान ने खुद ने डिवाइडेशन कर रखा है और महिलाओं को खुद से पहले प्रायोरिटी में रखा है। ये ऊपर से मैसेज आया है कि भैया आपको, क्योंकि जो शरीर में से शरीर पैदा कर रही है वो तो भैया उसका लेवल देखो, क्या लेवल की चीज़ होगी। भगवान ने अद्भुत चीज़ बनाई है, शक्ति का अंश है सब महिलाएं। बिल्कुल सही। बस वो समझने की देरी होती है। तो आप भाई, भगवान ने भी तो चीज़ों में डिवाइड किया, हेल्प की है ना। भगवान चाहते तो अकेले ही सारे राक्षसों को मार देते, पर उन्होंने क्यों महिषासुर का वध माता जी से करवाया? क्यों हम नवरात्रे मनाते हैं? क्यों प्रभु श्री राम को अभी 9 दिन के भगवान ने खुद नहीं तो प्रभु श्री राम ने लंका जीतने के लिए ये नवरात्रे रखे थे, तो क्यों उन्होंने किया? उनको भी तो एक फीमेल की आवश्यकता पड़ी ना। तो जब तक हम इस छोटी सोच से बाहर नहीं आएंगे, लोगों का सोचना ही यही है कि एक फीमेल को क्या चाहिए, हफ्ते में 2 दिन पिक्चर, ये नहीं होता है। एक फीमेल को ये नहीं चाहिए होता है। फीमेल को चाहिए होता है कि जो उसका पार्टनर है उसके सपोर्ट में हर तरीके से साथ खड़ा रहे। दिस इज कॉल्ड ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैम उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं गड़बड़ करती हैं? गड़बड़ तो देखो दोनों करते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। नहीं मैम, जैसे अभी जो इस समय मैम अगर देखा जाए, नहीं, मैं उन महिलाओं से तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली थी कि स्वतंत्रता चाहे पुरुष को मिले चाहे महिलाओं को मिले, अगर उसका आप हनन करोगे, गलत फायदा उठाओगे तो ये गलत है। ट्रस्ट इशू यही तो शुरू होते हैं। अगर आपको किसी ने फ्रीडम दे दी तो आप गलत फ़ायदा उठा रहे हो। तो मैं उन्हीं मातृ शक्तियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आजकल के समय में हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, तो उन्हें लगता है कि अब हम तो, हमारे पिया घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी मातृशक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर आपको ये स्वतंत्रता या फ्रीडम मिली है तो उसका सही उपयोग करिए ना। आप क्यों किसी को फंसाना, क्यों ऐसे गलत चीज़ करके किसी के पैसे लेना, मतलब आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। तो ये चीज़ें महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए। सोशल मीडिया का कितना योगदान होता है इन सब चीज़ों में? सोशल मीडिया देखिए, ये एक ऐसा वायरस है जो कभी एंटीवायरस भी बन जाता है, सब चीज़ों के लिए अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है। कहते हैं ना, हर अति की तो हर चीज़ बुरी है। आप ज़्यादा मीठा खा लोगे तो भी डायबिटीज़ तो हो ही जाएगी, ज़्यादा खाना खा लोगे पेट खराब हो जाएगा। तो वही सोशल मीडिया का हाल है। सोशल मीडिया आपको अप भी लेके जा रहा है और आपको डाउन भी कर रहा है, और लोग बुरी चीज़ों से भी टीआरपी बटोर रहे हैं। हाँ मैम, ज़्यादा मिलती है उससे। तो वही तो मैं कह रही हूँ, बुरी लोगों ने फंडा बना रखा है कि अब कुछ बुरा बोलो, कुछ बुरा चीज़ करो तो बस फिर आपकी टीआरपी बहुत होगी, आप बहुत कुछ हाइप कर लोगे लाइफ के अंदर। बट दिस इज़ नॉट द वे हाउ दे आर लिविंग। मुझे लगता है कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो एक एथिकली जो होना चाहिए ना, वो सही तरीके से होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं तो सभी लोगों से ये निवेदन करूंगी, उसको आप अपना करियर के लिए यूज़ करिए, सही तरीके से करियर के लिए यूज़ करिए। आप अपनी जो चीज़ें एक्चुअल करना चाहते हैं वो करिए। गलत चीज़ें कैसे हो रही है, लोग सुसाइड करने से पहले वीडियो बना रहे हैं। हाँ। कितना मेंटल हैरेसमेंट है। कोई रात को अगर सो रहा और सोशल मीडिया ऑन करे और देखे भाई साहब आदमी मर रहा है, तो कितना डिप्रेशन में आ जाए आदमी। तो ये चीज़ें तो कोई सही थोड़ी है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी है तो उसका सही उपयोग करिए, नहीं करेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी आपका दुरुपयोग करेगी। कहते हैं ना कि आप डेली शराब नशा कीजिए, शराब पीजिए, ठीक है, अभी तो आप पी रहे हो, पर एक समय आएगा शराब आपको पीने लग जाएगी, नशा आपको पीने लग जाएगा, फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो बेटर है कि टाइम रहते चीज़ें अगर लोगों को समझ में आ जाए कि सोशल मीडिया इज़ ए ओनली प्लेटफॉर्म टू, मतलब
एक दूसरे को समझने का, जानने का, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का और लोगों को जागरूक करने का। अवेयरनेस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी चीज़ों को आगे लेके जाने का, ठीक है। पर अगर आप दुरुपयोग करेंगे किसी भी चीज़ का, तो देखिए आज नहीं तो कल आपको भरपाई करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। नुकसान आप ही का है। अगर आप किसी भी चीज़ में अपने आप को, आपके यूपी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, भौकाल दिखाएंगे, तो भौकाल तो फिर पाताल में ही ले जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे राजस्थान टूरिज्म ऐप की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं मैम, राजस्थान टूरिज्म की अगर बात करते तो मैम सरकार क्या नए कदम उठा रही है, और उस ऐप के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। एक्चुअली क्या है कि ये ऐप का इसमें ऐसा होता है कि सारे जो अट्रैक्शन पॉइंट है राजस्थान के, चाहे जयपुर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जो भी अच्छी अच्छी सिटीज़ है तो विज़िट करने के लिए उसका ऐप में डाला जाता है। उसके साथ में ये चीज़ें भी होती है कि कौन से होटल्स आपको वहाँ के नियरेस्ट हैं, कौन सी विज़िट करने की, मतलब पूरा जो एक चीज़ जो आइटनरी बनती है ना, वो चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जाती है। ये है। और गवर्नमेंट के प्रोग्राम हमारे तो अभी ऐसे चल रहे हैं कि जितनी भी सारी अच्छी जो मंदिर के, जैसे खाटू श्याम जी हो गए, करणी माता हो गया, ऐसे स्थल है, इनमें बड़े बड़े प्रांगण बनाए जा रहे हैं, सुधार हो रहा है, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा रहा है, और पर्यटन विभाग को और किस तरीके से इन्हेंस करना है उस पर पूरा काम चल रहा है। चाहे वो हेरिटेज हो, चाहे वो हेरिटेज के अलावा जो हमारा कल्चर हो, चाहे वो हमारे कल्चर से रिलेटेड रिचुअल्स हो, कुछ भी, उन सब पे अच्छा, मतलब अभी गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा भी लगा रही है, काम भी कर रही है और चीज़ें हो भी रही हैं। मैम सन 2022 की बात करते हैं, राजस्थान रत्न अवार्ड आपको मिला। हाँ, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। राजस्थान रत्न अवार्ड, एक दिन मेरे पास ऐसे ही फ़ोन आया और मुझे बोला गया कि राजस्थान रत्न अवार्ड की ब्रांड एम्बेसडर थी मैं पहले। तो बोला गया कि हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी फीमेल हैं जो मतलब एयर होस्टेस भी रही हैं, एनसीसी भी रही हैं, मतलब कोई फील्ड आपने छोड़ी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप पहले तो हमारी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बने और हम इसी में आपको सम्मानित करना चाहेंगे चीज़ों से। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उस समय ये चीज़ डिसाइड हुई और फिर मिल गया बस। एक सवाल और मैं बस करना चाहूँगा, पॉडकास्ट के बिल्कुल लास्ट में चल रहा हूँ जी। करणी कृपा फाउंडेशन जिसको आप रन कर रही हैं मैम, क्या है, उसके काम क्या है? करणी कृपा फाउंडेशन, जैसे कि मैं आपको करणी कृपा फाउंडेशन की पहले शुरुआत से बताती हूँ कि करणी माता के नाम से है। अगर आपने बीकानेर देशनोक का नाम सुना हो जी, तो करणी माता मेरी इष्ट है, मैं बहुत मानती हूँ उनको। हर महीने मेरा जाना होता है मातेश्वरी के दरबार में, तो वहाँ से ही बस मुझे अंदर से आया कि मुझे उनके नाम की फाउंडेशन बनानी चाहिए जी। और क्योंकि मैं समाज सेवा जो कर रही हूँ, तो एक एनजीओ से में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो शोषण का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पर्यटन का हो, या फिर जो ब्लड कैंप्स हो, मतलब जो सारी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर रही हूँ। और वो बेरोज़गार हो, एक जैसे मैं इसके तहत एक अभियान भी चलाया था मैंने बीच के अंदर, कि जहाँ मैं महिलाओं को रोज़गार कैसे दिलवाती थी, इनको ट्रेनिंग देती थी, ठीक है। हमने सीकर जो एक जगह है, सीकर, हाँ मैम सुना, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। वहाँ पे हमने कैंप लगाया जहाँ पे हमने महिलाओं को मतलब खुद के पाँव पे कैसे खड़ा होना है, 7 दिन का कैंप लगाया था। 7 दिन के कैंप के अंदर हम क्या करते थे कि वहीं से हम ट्रेनर निकालते थे उन्हीं फीमेल्स में से, और उन्हीं फीमेल्स में से जिनको जो सीखना होता था उनको हम करते थे। लास्ट में उन्हीं में से चीफ गेस्ट होता था, उन्हीं में से सब कुछ, मतलब वहाँ पे आप देखो 7 दिन के प्रोग्राम में शाम को एक्टिविटी भी होती थी, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, खेल कूद की। तो उसमें महिलाओं ने कहा मुझे कि हुकुम मामा आपसे निवेदन करना चाहेंगे भाई साहब कि हमने ना वो मेडिसिन लेना बंद कर दी। बोले मैं डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं भी ले रही हूँ तो भी मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, और मैं डिप्रेशन की गोलियाँ नहीं खा रही हूँ। कई महिलाओं को ये चीज़ हुई, तो भाई आपने अंदर से तो हील किया। इसके अलावा जिन महिलाओं को जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था, ठीक है, उन्होंने सिखाया, उन्होंने सीखा। कुछ महिलाओं ने बैंक से लोन उठा के ब्यूटी पार्लर खोला, कुछ ने अपना केटरिंग का बिजनेस चालू किया। 7 दिन की सारी प्रक्रियाओं की ये चीज़ें हैं। तो ये उस राजस्थान के जितने भी ज़िले थे, मोस्टली टारगेट था कि सबको कवर करूँगी मैं। तो मैंने किया उस समय ये महिलाओं को लेके महिला स्वावलंबी मिशन का ये प्रोग्राम था जो मैंने किया था। अच्छा मैम, आपसे अगर जैसे बोला जाए एक मैसेज आप देना चाहें आज की युवा पीढ़ी को, तो वो आपकी तरफ से क्या होगा?
सबसे पहले तो मैं आज की युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आइए आप और वास्तविक दुनिया में आइए। जी। वास्तविक दुनिया में आना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है। दूसरी बात ये कि अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो सारी चीज़ों का कर्तव्य एक नागरिक होने के साथ हमारा है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि गंदगी सब जगह बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको दिखे, और प्लीज़ ये जो कचरा आप लोग फेंक देते हैं ना, ऐसे ना फेंकें, चीज़ें ऐसी ना करें कि भाई जिससे जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो एक अजीब जिस सा तरह अभियान, अपना घर साफ रखते अपना, हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आप अपना घर साफ करते हैं, अपना कमरा साफ करते हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ें साफ रहनी चाहिए। देश भी हमारा घर है क्योंकि हम रह ही रहे हैं ना, बिल्कुल। एक जगह मिली हुई है हमें वहाँ रहने के लिए, ये बहुत बड़ा घर है हमारा। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगी कि इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर आपको भविष्य में लक्ष्य में कुछ करना है तो अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आपका मतलब विजन क्लियर होना चाहिए, आपको लाइफ में करना चाहिए जो करना है उसके लिए। तो विवेकानंद का एक जो स्लोगन है वो यही है कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। देखिए, मैं अपना पर्सनल जो अभी तक का मेरा जीवन है उससे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हर्डल्स बहुत आएंगे। इसके लिए एक शायरी भी सुनाना चाहूँगी मैं कि गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। बिल्कुल सही। तो जो कभी खड़े ही नहीं हुए उनको क्या पता कि सफलता का जो एक टेस्ट होता है वो कैसा होता है। आप चलेंगे, हर्डल्स बहुत आएंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आगे नहीं चलना चाहिए, बट ये है अगर आप उस समय पीछे मुड़ गए तो आगे चलने का कुछ नहीं रहेगा। पर आपने वो हर्डल्स क्रॉस कर लिए तो लाइफ आपकी वो होगी जो आपने सोची नहीं है। तो चाहे वो महिला हो चाहे वो मैं पुरुष हो, मैं स्पेशली तो मैं महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि आप अपने सपनों को प्लीज़ कभी ब्रेक मत करना। आपको जो सपना आपने देखा है आगे बढ़ने का, उस सपने को जिए आप, तभी आप कुछ कर पाएंगे लाइफ के अंदर। वो सपना अगर आपका है और आपको अचीव करना है तो फिर फ्लाई हाई, वो उस फ्लाई लेवल हाई पे आप जाओ, तभी आप कुछ कर पाओगे। कई लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम हमें आपके जैसा बनना है। ठीक है, प्रेरणा, हम आपसे बहुत इंस्पायर है। मैं आपके कल के इवेंट में भी मेरे को कई फीमेल्स ने बोला कि हमें आपके जैसा बनना है। तो मैंने कहा मेरे जैसा बनने के लिए राणा सांगा बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बहुत घाव खाए हैं तब यहाँ पहुंची हूँ। तो वही चीज़ मैं सफलता में सबको दिखती है लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं। अब जैसे आपने जर्नी पूछी तो 1 घंटे की जो मेरी जर्नी है ना, उसमें मुझे मेरी पूरी लाइफ मतलब एकदम से सामने आ गई कि हाँ, जब मैं एयर होस्टेस थी, जब मैं मिस राजस्थान थी, वो सारी फोटोज मेरे यूं फ्लैशबैक में चलने लगी। तो मतलब मैं वही आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आगे बढ़िए, रुकिए मत, डरिए मत, अपने सपनों को जिए, अपने सपनों को आगे बढ़ाइए और हाँ, कुछ ऐसा करिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अच्छा मैम, पूरे देश को और कानपुर को अगर आप राजस्थान इनवाइट करती हैं तो राजस्थानी लैंग्वेज में प्लीज़ इनवाइट कर दीजिए। खमागणी, जय माता जी की। मैं कानपुर वासिया ने, उत्तर प्रदेश वासिया ने घणे मान आभार प्रकट करूँ सा कि आप मैंने आमंत्रित कर मारो मान बढ़ायो। अच्छा, मैं आप सब लोगों से मारो हृदय से निवेदन है कि आप सब लोग माँ का राजस्थान में पधार और माँ को मान बढ़ाओ, माँ ने सेवा का मौका दो, पधारो मारे देश। खमागणी, जय माता जी की। थैंक यू सो मच मैम, इतना वक्त आपने दिया हमको। थैंक यू सो मच अभिषेक कि आपने इतनी अच्छी जगह मुझे बुलाया और मतलब मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं। मतलब कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है और मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती, ओवरवेल्म्ड हूँ मैं आपके लिए और आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।